Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 17 अगस्त 2024 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर ही फोकस नहीं करते हैं, उसके साथ साथ जितने भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो द हिंदू हो, पीआईबी हो, लाइव मिंट हो, डाउन टू अर्थ हो, सभी को एक ही जगह पे कंपाइल करके उनमें जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो का लास्ट में आपको एमसीक्यू का टेस्ट मिलेगा। यानी पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनोगे तो लास्ट में टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। बिलीव मी दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज का सबसे पहला टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, स्कीम्स, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में, रिसेंटली काफ़ी खबरों में है तो इस वजह से पढ़ना पड़ेगा। अब खबरों में क्या है, क्यों हम ये आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ। खबर यह है कि जो वेस्टर्न रेलवे है, इनका एक बड़ा अनाउंसमेंट आया। उसमें ये बोलते हैं कि कांदीवली और दहिसर रेलवे स्टेशन जो हैं, इनको हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में कवर करने वाले हैं। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में इन दो स्टेशंस को लाया जा रहा है। अब क्या होगा, इस स्कीम के तहत जिस भी पर्टिकुलर स्टेशन को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो जो फ़ायदे मिलते हैं, वो फ़ायदे अब इन दोनों स्टेशन को भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ये तो हमारा हो गया न्यूज़। अब इस न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इस स्कीम के बारे में जानना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में ही बनेगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये ध्यान रखिए, आज के समय पर हमारी रन कर रही ये स्कीम है और इंडियन रेलवेज़ का एक इम्पॉर्टेंट मिशन है जिसको लाया गया था फरवरी 2023 के अंदर। तो लास्ट ईयर ये पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई गई। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने लॉन्च किया था। कारण क्या था लॉन्च करने का? ताकि जो हमारे रेलवे स्टेशंस हैं देश भर में उनको रीडेवलप किया जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने रेलवे स्टेशन उसमें अधिकतम रेलवे स्टेशंस के हालात बहुत ख़राब हैं, या वहाँ पे सही तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही हैं। तो उन सब चीज़ों के अंदर में सुधार करना, उनका वापस से रीडेवलपमेंट करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है अमृत भारत स्टेशन स्कीम का। इसमें पूरा एक मास्टर प्लान बना रखा है जहाँ पे फोकस किया है कि स्टेशन के ऊपर में अलग अलग तरीके से जो अलग अलग प्रकार की ज़रूरतें हैं उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जितने भी यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा चीज़ों को आसान कर सकें। बेटर ट्रैफिक सर्कुलेशन, हर एक जगह पे प्रॉपर साइन, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जितने भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ करंट समय पर है उनको अपग्रेड करने की बात की गई है इस पर्टिकुलर स्टेशन स्कीम के अंदर में। साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। जैसे सबसे पहला फीचर है कि जो मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो सही तरीके से प्रोवाइड करवाना। यानी हर एक स्टेशन पे साफ़ सफाई प्रॉपर होना, उसके अलावा हाइजीनिक वेटिंग एरियाज़, उसके अलावा रेस्ट रूम प्रोवाइड करवाना, स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना जो स्पेशली डिसेबल पीपल हैं उनके लिए, अच्छा खाना प्रोवाइड करवाना जो कि नहीं मिलता है, बेवरेज आउटलेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा, ट्रैफिक सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। इसमें मेन पर्पज़ ये भी है कि स्टेशंस में सेपरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट होने चाहिए। ऐसा ना हो एक ही जगह है, वहीं से सब लोग घुस रहे हैं, वहीं से सब लोग बाहर जा रहे हैं, जिससे पैसेंजर्स को और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग होंगे, रोड्स थोड़ी आसपास चौड़ी होंगी, और पार्किंग फैसिलिटीज़ लोगों को मिलेगी कि भाई कोई छोड़ने आ रहा है, जा रहा है, और भी कई फैसिलिटीज़ आसपास यहाँ पे स्टेशन के रहेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे लोगों को आसानी रहने वाली है ना, उनकी लाइफ में ईजीनेस आ जाएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी जो स्टेशन की कनेक्टिविटी है वो होनी चाहिए आसपास रीजन से। देखो सिंपल सी बात है, एक जगह पर केवल रेलवे स्टेशन ही ना हो, वो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट रहे। मान लो आसपास बस अड्डा भी होना चाहिए, किसी को कहीं आसपास जाना है तो स्टेशन पे आएगा, फिर वो बस से कहीं और ट्रैवल कर सकता है। टैक्सीज़ का यहाँ पर स्टैंड होना चाहिए, ऑटो रिक्शाज़ का स्टैंड होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से आपको वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की चॉइस मिल जाती है। जितने भी साइन आप स्टेशन पे प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, लोगों को समझ में आए कि हाँ ये यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, ताकि हर एक चीज़ में क्लैरिटी लोगों को मिलती रहे।
फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, हमें एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग सिस्टम का यूज़ करना होगा, प्रॉपर लाइटनिंग हो, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट ना हो। उसके अलावा इको फ्रेंडलीनेस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना सकते हैं, बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, उस बारिश के पानी को यूज़ किया जा सकेगा। उसके अलावा बैलेस्टलेस ट्रैक्स बनाई जा सकती हैं, है ना। तो उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है और भी कई सारे एडिशनल स्पेस बनाए जा सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, पैसेंजर को और फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल सकती हैं। तो ये सारा काम अमृत भारत स्टेशन स्कीम करता है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में जिन जिन स्टेशंस को इन्वॉल्व किया जाएगा उन स्टेशंस के अंदर में ये बेसिक फैसिलिटीज़ बाद में फिर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ऐसे ही दोस्तों जो दो नए स्टेशन इसमें लाए गए हैं उनको ये फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। ये हमारा सिंपल सा आर्टिकल है, क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आपने देखा जो खबर थी, जो न्यूज़ थी वो क्या थी, और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। इसी तरीके से आपने करंट को स्टैटिक पोर्शन के साथ में डेली बेसिस पे लिंक करके हर एक चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आप कह सकते हैं दोस्तों। बात हो रही है बैलेस्ट वाटर के बारे में। अब बैलेस्ट वाटर रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में आया है। चर्चाओं में आने के पीछे का रीज़न क्या है, खबर क्या है? न्यूज़ यह है कि जो तमिलनाडु का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो कमराजर पोर्ट है, जो ये बंदरगाह है तमिलनाडु के अंदर में, इसको चार्ज किया है। ठीक है, इसके ऊपर एक्शन लेने की बात की है। रीज़न यहाँ पर यह है कि ये वाला जो पोर्ट है ना, ये अलग अलग प्रकार की इन्वेजिव स्पीशीज़ को फैला रहा है। इन्वेजिव स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? इसमें आपकी अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ हो सकती हैं या दूसरे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हो सकती हैं जो हमारे एरियाज़ को बर्बाद कर रही होती हैं। इनको कई बार एलियन स्पीशी भी बोलते हैं। तो ये बाहर की प्रजातियाँ हो सकती हैं जो हमारे देश में हैं, और जब ये हमारे देश में बढ़ना शुरू होती हैं तो हमारे देश की खुद की स्पीशी को बर्बाद करना शुरू करती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशी। तो इन्वेजिव स्पीशी एक इंट्रोड्यूस यानी बाहर से आई हुई प्रजाति होती है जो हमारे एनवायरमेंट को बर्बाद कर रही होती है। तो आज के समय पर इस इन्वेजिव स्पीशी को बढ़ावा दे रहा है ये कमराजर पोर्ट। तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और रीज़न यहाँ पर यह है कि ये यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पोर्ट है, क्या है, बंदरगाह। अब बंदरगाह पे क्या काम होता है दोस्तों? जहाज़ हमारे आते हैं जाते हैं, सामान को लोड अनलोड किया जाता है। आप एक्सपोर्ट करते हो सामान, बंदरगाह से होता है। इंपोर्ट कर रहे हो, बंदरगाह पे आता है जहाज़ के माध्यम से, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेड हो रहा है वो समुद्र के माध्यम से होता है, सभी को पता है। अब बात यह भी है कि जो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं इनको रेगुलेट अभी के समय पर ये जो पोर्ट है वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जहाज़ होते हैं ना, जहाज़ में एक सिस्टम होता है बैलेस्ट वाटर का। कौन सा सिस्टम? बैलेस्ट वाटर। अब ये समझिए दोस्तों, जैसे आप ये जहाज़ देख रहे हैं, इसमें से पानी निकाला जा रहा है, ये गिराया जा रहा है, ये आपका बैलेस्ट वाटर है। होता यह है, जहाज़ मान लो ये है, और एक फ़ोटो और दिखाता हूँ। ठीक है, ये निचला जो हिस्सा है जहाज़ का ना, इसके नीचे टैंकर बना होता है, खाली सा होता है, इसमें पानी भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न यहाँ पर यह है कि अब मान लो सपोज़ एक आपका ये जहाज़ है, ठीक है, इसमें बैलेस्ट वाटर का नीचे टैंक बना रखा है। अब वो टैंक में पानी तब भरा जाता है जब आपके जहाज़ के ऊपर में कोई सामान नहीं है, कोई कार्गो नहीं है। अगर जहाज़ के ऊपर में सामान भरा हुआ है, मान लो ये जहाज़, इसके ऊपर सामान लदा हुआ है, आप कहीं पे लेकर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जहाज़ पे थोड़ा सा वजन बढ़ेगा और उसका थोड़ा हिस्सा पानी के अंदर में डूब जाएगा। मान लो कोई यहाँ पे पुल वगैरह है तो उसके लिए उसके हिसाब से जहाज़ थोड़ा सा नीचे रहेगा, पानी में आराम से उसमें से निकल पाएगा, है ना। जहाज़ का एक बढ़िया बैलेंस बना रहेगा अगर नीचे वेट रहेगा। अगर ये नीचे वेट नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा जहाज़ के ऊपर में, तो वो ऊपर की साइड में उठकर तैरता रहेगा, है ना, जो कि यहाँ पर इसके बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो जब इसमें कार्गो है, जब सामान लदा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वेट पड़ रहा है, तो आपको बैलेस्ट वाटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अब यहाँ पे मान लो ये एक पोर्ट है और ये बी पोर्ट है। यहाँ से जहाज़ ने सामान भरा और सामान भर के इस तरीके से समुद्र के रास्ते निकला, वो यहाँ पे सामान उतारने के लिए। अब यहाँ पे सामान उतार दिया, अब यहाँ से जहाज़ वापस से खाली आ रहा है। जब ए वाले जगह से निकला था तो इसके ऊपर बहुत सारा सामान लाद दिया गया था, तो उस पर वज़न था, तो उसकी स्टेबिलिटी बनी हुई थी, बैलेंस अच्छा बना हुआ था, निकल गया। अब यहाँ पे सामान उतार दिया तो वज़न जो है दोस्तों कम हो चुका है ना। तो अब क्या करना होगा? अब जहाज़ का बैलेंस बनाने के लिए उसके नीचे जो टैंकर बना रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेस्ट टैंक, उसमें बैलेस्ट वाटर भरना पड़ेगा। समुद्र से थोड़ा सा पानी भर दिया जाएगा उसके अंदर में, ताकि यहाँ पर जब पानी भरा जाएगा तो उस जहाज़ का बैलेंस बना रहे, उसमें थोड़ा सा हैवीनेस रहे। तो खाली है क्योंकि इस पर कोई सामान नहीं है, तो जहाज़ में पानी भर दिया, अब वो यहाँ पर क्या करेगा, आगे आगे आराम से चल पाएगा। ठीक है, तो बैलेस्ट वाटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
बैलेस्ट वाटर आपका समुद्र का ही साफ पानी भी हो सकता है, खारा पानी भी हो सकता है, जिसको हम अपने कार्गो शिप के अंदर में जो बैलेस्ट टैंक होता है उसमें भर देते हैं। बिल्कुल निचले हिस्से पे यह टैंक बनाया जाता है जहाज़ के अंदर में। ये टैंक आपके जहाज़ को स्टेबिलिटी, स्थिरता देता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब हमारी जहाज़ चल रही होती है, उस पर कोई सामान नहीं है, कोई हैवीनेस नहीं है, तभी यहाँ पर इस तरीके से उसके इस बैलेस्ट टैंक के अंदर में पानी भर दिया जाता है, ताकि थोड़ा सा वेट उसमें ऐड हो सके, जो जहाज़ है हल्का सा पानी के अंदर रहे, ठीक है, और उसके बाद आराम से उसकी एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ये हमारा मेन पर्पज़ होता है। लेकिन सामान उतर जाएगा, उसके बाद ही भरा जाएगा। सामान भी भरा हुआ है और आपने फिर से इसमें बैलेस्ट टैंक के अंदर में पानी भर दिया, तो वो चीज़ें चलती नहीं है सही से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात और है दोस्तों, अब मान लो यहाँ पे एक जगह पे उसने पानी भरा, फिर वो आया, क्योंकि यहाँ पे सामान जैसे मैंने बताया ना, ए पॉइंट से निकला था, बी पॉइंट पर गया, तो ए से सामान भर के जहाज़ निकला था, बी पे सामान उतारा और इस वाले बंदरगाह से वापस आ रहा था, क्योंकि लेकिन यहाँ पे समुद्र से पानी भर दिया गया है ना, उसके बैलेस्ट टैंक में पानी भर दिया गया है, क्योंकि जहाज़ खाली है, तो वो अब वापस आ रहा है। अब ए जगह से फिर से सामान भर के कहीं और लेकर जाएगा, तो पहले यहाँ पे उसका बैलेस्ट वाटर जो है वो खाली करना पड़ेगा। जो यहाँ से पानी भरा था स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अब यहाँ पे वो खाली कर देगा। अब दोस्तों मान लो ये दूसरे देश के बंदरगाह से वापस से पानी भर के जब लेकर आया, तो उस पानी में कई सारे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। उस पानी के अंदर में कई सारे बायो इन्वेडर स्पीशीज़, एलियन स्पीशी, यानी कई सारे अलग अलग जो समुद्र में पाए जाने वाले जानवर हैं, है ना, जो बाहर की प्रजातियां हैं, वो आ जाती हैं इसके अंदर में, है ना, उस पानी के अंदर में। अब पानी आके उन्होंने अपनी जगह पे रिलीज़ कर दिया, वापस से छोड़ दिया, तो वो जो स्पीशीज़ हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़, वो हमारे पानी में रिलीज़ हो गई, वो हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर गई। तो वही चीज़ आज के समय पर तमिलनाडु की साइड से भी हो रही है कि तमिलनाडु यहाँ पर एक मेन रीज़न बन चुका है इन्वेजिव स्पीशीज़ को फैलाने के पीछे का, क्योंकि जो बैलेस्ट वाटर यहाँ से जहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो कहीं से भी कोई सी प्रजाति घुसकर आ जा रही है इस पोर्ट के पास में, और यहाँ पे पानी में जब वो प्रजाति आएगी तो हमारे एरिया या हमारे देश के दूसरे एनिमल्स को या दूसरे ऑर्गेनिम्स को बर्बाद करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बारे में बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अब जब भी बात आती है दोस्तों बैलेस्ट वाटर के बारे में, तो इससे संबंधित हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ शिप्स बैलेस्ट वाटर एंड सेडिमेंट्स। इस पर्टिकुलर बॉडी को या इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को, ये कन्वेंशन है एक प्रकार का अग्रीमेंट कह सकते हैं, 2004 में अडॉप्ट किया गया और 8 सितंबर 2017 से इसने वर्क करना शुरू किया। ये इस अग्रीमेंट का मेन पर्पज़ यही है कि दुनिया भर के अंदर में जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं इसके ट्रांसफ़र को कंट्रोल किया जा सके, ये इन्वेजिव स्पीशीज़ इधर से उधर ना फैलें, इनके ऊपर रोक लगाई जा सके। और इसके लिए यहाँ पर जहाज़ों पे स्पेशल फोकस किया जाता है कि उनके पास में जो बैलेस्ट वाटर होता है उसको ध्यान से वो रखें, उस पर सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड करके रखें, उसको रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ताकि कोई भी इन्वेजिव स्पीशी दुनिया में इधर से उधर फैल ना सके। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है बैलेस्ट वाटर क्या होता है और अभी के सामने में मामला क्या चल रहा है। चलिए आते हैं थर्ड आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर योर जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। क्या बात हो रही है? न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इन्होंने हाल ही में एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। एक ऐसा कैंपेन जहाँ पे ये मेन पर्पज़ बताते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में, ताकि एलिफेंट की प्रोटेक्शन के ऊपर बात की जाए। तो इस वजह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व चर्चा में आया है। अब कोई भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में होती है ना, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसका लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर लोकेशन ही पूछा जाता है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? हमारे हिमालयाज़ में, स्पेशली जो उत्तराखंड वाला जो स्टेट है स्पेशली, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सबसे पहला नेशनल पार्क है भारत का, जिसको 1963 में बनाया गया। बाद में इसका नाम हेली नेशनल पार्क कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1957 में ये जो पार्क है इसका नाम फिर बदला गया। जो जिम कॉर्बेट थे उनकी याद में दोस्तों ये नाम रखा गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट एक वो पर्सनालिटीज़ थे, एक ग्रेट नेचुरलिस्ट थे, कंजर्वेशनिस्ट थे, जो एनवायरनमेंट को बचाने की बात किया करते थे। तो उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया था। ठीक है, और आज के समय पर ध्यान रखिए कि जो ये हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कई सारे प्रकार की टाइगर की स्पीशीज़ प्लस एलिफेंट की स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। और इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में आपके मिक्स फॉरेस्ट भी हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं, कुछ और प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ भी आपको नज़र आती हैं। फिर साल के पेड़ हो गए, फिर कुछ और कंबाइंड ट्रीज़ हैं, शीशम वगैरह, जिनके पेड़ यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि टाइगर्स एलिफेंट्स के साथ साथ कुछ और दूसरी स्पीशीज़ जैसे
आपके लेपर्ड हो गए, सांबर, हॉक डियर, स्पॉटेड डियर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इस प्रकार की और कई सारी एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में ये बेसिक चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात हो रही है डिसबायोसिस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश हुआ था। हुआ यहाँ पर यह है कि खबर क्या है, खबर यह है कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, ये लार्ज पोर्शन में जो हमारा अच्छा वाला बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर सकते हैं और इससे एक दिक्कत पैदा हो सकती है जिसको यहाँ पे नाम दिया जाएगा डिसबायोसिस। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। समझिए दोस्तों, हमारी जो बॉडी है ना, ये बेसिकली यहाँ पर माइक्रोबायोम है। माइक्रोबायोम मतलब माइक्रोबायोम, यहाँ पे मल्टीपल आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी चीज़ें हैं। हमारी बॉडी उनसे मिलकर बनी हुई है ना। तो बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जैसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बॉडी को सपोर्ट करती हैं। ऐसी बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, है ना। लेकिन अब मान लो बुखार हो गया आपको, अब बुखार हो गया तो बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ गया है। अब उस बुखार को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स को अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके बॉडी के अंदर में जो ये बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक्स वो मारेगा, है ना। अब जब बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहा होगा दोस्तों, तो कई बार एंटीबायोटिक्स, या कई बार नहीं, हमेशा ही बैड बैक्टीरिया के साथ साथ जो गुड बैक्टीरिया होता है बॉडी में उसको भी ख़त्म कर देता है। तो जब हमारा गुड बैक्टीरिया भी साफ़ हो जाएगा तो इससे हमारा जो गट हेल्थ है वो और ख़राब होगा। उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं डिसबायोसिस। तो बेसिकली कह सकते हैं डिसबायोसिस एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जहाँ पर एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल होने की वजह से अच्छे बैक्टीरिया भी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। तो डिसबायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच का बैलेंस ख़राब हो जाता है। अभी गुड बैक्टीरिया या गुड फंजाई, वायरस, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, इनका बैलेंस ख़राब होने से यह डिसबायोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सिंपल है। अब आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बैलेंस माइक्रोबायोम होना ज़रूरी है जहाँ पे हमारे बॉडी में सभी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये गुड वाले की बात हो रही है, जो ये अच्छे वाले हैं, इनका एक बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो इससे कई सारी प्रकार की दिक्कतें हो जाएंगी। और बैलेंस कई बार बिगड़ जाता है, और वो बिगड़ता कैसे है, इन्फेक्शन की वजह से, या कई बार आप एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, या एक व्यक्ति की जो डाइट है, ख़राब डाइट होने की वजह से भी ये सभी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जब भी एंटीबायोटिक आपके बॉडी में से अच्छे बैक्टीरिया को मार देगा तो उससे एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं डिसबायोसिस। नाउ क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो ये डिसबायोसिस है ये हमें किस तरीके से, या हमें किस तरीके बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। देखिए, बॉडी में ऑब्वियसली बात है, जो हमारा ये माइक्रोबायोम है इसका बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से डिसबायोसिस हो गया। डिसबायोसिस होने की वजह से यहाँ पे अब क्या हो गया, आपके बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो भी ख़त्म हो गए, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो अब और ज़्यादा बीमारियाँ लग सकती हैं आपको, ये यहाँ पर बताया गया। इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। कई बार यहाँ पे डिसबायोसिस के जो सिम्टम हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना, वॉमिटिंग होना, है ना। कई बार यहाँ पे स्किन के ऊपर भी कई सारे प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं। एट द लास्ट इसका कुछ उपाय यानी ट्रीटमेंट भी है। जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपको माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को बढ़ाना होगा, गुड बैक्टीरियाज को यहाँ पे अच्छी तरीके से बॉडी में मेंटेन करके रखना होगा, है ना। इसके लिए यहाँ पर माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, प्रोबायोटिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, या माइक्रोबियल मेटाबॉलिक पाथवे थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स हैं जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है जियो पारसी स्कीम के बारे में। रिसेंटली अगेन द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में ये टॉपिक पब्लिश हुआ था। तो ये खबरों में क्यों था, चर्चा क्या हो रही है, ज़रा ये समझिए। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, इन्होंने हाल ही में जियो पारसी स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया, एक वेबसाइट लॉन्च की है। अब क्या है ये जियो पारसी स्कीम? ये दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो ये बेसिकली केंद्र सरकार पूरी तरह से 100% फंडिंग प्रोवाइड करवाती है इस स्कीम में। इस स्कीम को लागू करता है हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स, जो अल्पसंख्यक की बात कर रहा होता है, उनके राइट्स की बात कर रहा होता है। जियो पारसी स्कीम का मेन पर्पज़ यही है, हमारे देश में जो पारसीज़ हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, तो उनकी जनसंख्या को बचाना, उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये जियो पारसी स्कीम। इसको वैसे लॉन्च किया गया था 2013-14 में।
उसी का रिलेशन में एक वेबसाइट रिसेंटली लॉन्च किया है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो क्वेश्चन ये है, जियो पारसी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो पारसी पॉपुलेशन है दोस्तों, इनकी लगातार पॉपुलेशन जो कम हो रही है उसको रोकना, उस पॉपुलेशन को बचाना और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करके रखना, यह है हमारा मेन पर्पस। और जियो पारसी स्कीम में 3 मेजर कंपोनेंट से ध्यान रखिए। कैसे? क्योंकि बात यह भी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं, पॉपुलेशन बचाने की बात कर रहे हैं पारसियों की। तो कैसे बचाया जाएगा? पहला, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा के, दूसरा एडवोकेसी, और तीसरा हेल्थ ऑफ कम्युनिटी के ऊपर काम करके। जो हमारा मेडिकल कंपोनेंट है इस स्कीम का, इसका मेन पर्पज़ है पैसों का सपोर्ट देना पारसी कपल्स को, ताकि पारसी कपल्स सही समय पर अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जब बात आती है हेल्थ ऑफ कम्युनिटी वाले कंपोनेंट की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों का सपोर्ट दिया जाता है पारसी कपल को अपने बच्चे की केयर के लिए। पहले तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि बच्चा पैदा करें वो। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो चुका है तो उसकी केयर के लिए, उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ फंडिंग प्रोवाइड करवाना। फिर बात है एडवोकेसी कंपोनेंट, जहाँ पे हमारा मेन मकसद होता है पारसी पॉपुलेशन के बारे में या इन पॉपुलेशन में एक अवेयरनेस फैलाना, है ना, इनके बारे में। तो ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स है जिसके बेसिस पर जियो पारसी स्कीम के तहत पारसी पॉपुलेशन को बढ़ाने के ऊपर काम चल रहा है, जो कि रिसेंटली चर्चाओं में है या जिसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आज से 2-3 दिन पहले पता होगा द हिंदू के वीडियो में ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के बारे में। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, इसका नाम है गौरव बॉम्ब। गौरव बॉम्ब है बेसिकली, स्पेशली इसको हम क्या बोलते हैं, LRGB। ये एक ऐसा बॉम्ब है जो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके अपने दुश्मन को हिट कर सकता है। तो रिसेंटली DRDO ने इसका टेस्ट किया है, जिस वजह से चर्चाओं में है। तो ये जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब बनाया गया है दोस्तों, गौरव बॉम्ब, नाम गौरव है इस बॉम्ब का। इसका लगभग वेट है लगभग 1000 किलोग्राम का। तो 1000 किलोग्राम क्लास का ये बॉम्ब है। आप इसको अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं। ये आप देख पाएंगे फाइटर एयरक्राफ्ट है, नीचे बॉम्ब फिट है, सामने दुश्मन होगा तो ऊपर एयर से यानी हवा में से सीधा यहाँ पे अपने सरफेस पर टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो बॉम्ब है ध्यान रखिए, एयर टू सरफेस बॉम्ब है। क्या है? एयर टू सरफेस। आप हवा से दुश्मन का नीचे टारगेट है, कोई बिल्डिंग है, टेरिटरी है, कुछ और बेस है, उस पर भयंकर तबाही मचा सकते हैं। तो एयर टू सरफेस बॉम्ब है, आप एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर पाएंगे। यह बॉम्ब के अंदर खास बात यह है कि ये सटीक तरीके से अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में सटीक जगह पर हिट करता है, क्योंकि ये हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, GPS डेटा है, INS डेटा है, उनका इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा थंबनेल वाला टॉपिक है। थंबनेल में आपने देखा होगा दोस्तों, हमने बात की है बांग्लादेश के बारे में। आपको पता है रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर में कितना ज़्यादा भयंकर बवाल चला, तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना ने रिज़ाइन किया। अभी सिनेरियोज़ कुछ इस हद तक जा चुके हैं कि शेख हसीना इंडिया में है और इंडिया में रह के उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं। और सबसे बड़ा बयान रिसेंटली आया है, उन्होंने ये बोला है सेंट मार्टिन्स आइलैंड को लेकर। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एक छोटा सा आइलैंड है। शेख हसीना ये बोलती हैं कि अमेरिका लगातार प्रेशराइज कर रहा था शेख हसीना को, अमेरिका, कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, हम अपना बेस बनाएंगे यहाँ पर। और ये आइलैंड शेख हसीना ने देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों होता यह है कि यहाँ पे शेख हसीना की सरकार गिरा दी जाती है। ये बात यहाँ पे रिसेंटली कई सारे रिपोर्ट्स के अंदर में बताई गई है। तो इस वजह से भी यहाँ पर कह सकते हैं कि बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुए, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। कई सारी रिपोर्ट्स इसको क्लेम कर रही हैं, कन्फर्मेशन नहीं है बट कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। नाउ अब बात आती है कि आखिरकार क्या है ये सेंट मार्टिन आइलैंड जिसकी वजह से इतना बड़ा भयंकर बवाल हो गया, बांग्लादेश की सरकार गिर गई, सिचुएशन भयंकर हो गई। स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक बहाना था, जिसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ और भयंकर तरीके से गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। वैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी हुआ रिजर्वेशन को लेकर, बट रिजर्वेशन वो शेख हसीना नहीं लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को बीच में उठाया। तो ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, जिस तरीके से इस मुद्दे को बनाया गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद में काम खत्म हो गया। अब एक इंतरिम सरकार चल रही है, मोहम्मद यूनुस यहाँ पे उसके लीडर हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्या है सेंट मार्टिन आइलैंड? ये सेंट मार्टिन आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड, छोटा सा टापू है बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में। अब बांग्लादेश का बॉर्डर पहले आपने समझना होगा। तो दोस्तों ये है इंडिया और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के कई सारे राज्यों के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की लगती है भारत की वेस्ट बंगाल के साथ में। एक बात और बता दूं, बांग्लादेश दोस्तों भारत के साथ में सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करने वाला देश है। जी बिल्कुल,
चाइना, पाकिस्तान, ये नहीं, बांग्लादेश सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ में। कितनी बड़ी, ये देखो, शुरू से लेकर एंड तक इसकी बाउंड्री इंडिया के साथ में लग रही है। तो भारत का वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और साथ ही साथ में असम हो गया। ये सभी स्टेट्स बांग्लादेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। अब यहीं पर दोस्तों नीचे आप देख पाओगे ये है बर्मा। बर्मा मतलब म्यांमार की बात हो रही है, ठीक है। तो इधर बांग्लादेश है, नीचे म्यांमार है। इनका ये जो बॉर्डर वाला रीजन आप देख पा रहे हो ना, इसी को जूम करते हैं थोड़ा सा। ये आप देख पाएंगे जो मैंने सर्कल बनाया है, ये वाला हिस्सा, बॉर्डर वाला हिस्सा, इसी को जूम कर दिया है हमने। यहाँ पे ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, और बांग्लादेश म्यांमार के जस्ट बगल में एक छोटा सा आइलैंड, इसको नाम दिया गया है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ये सी आइलैंड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सेंट मार्टिन आइलैंड का और अच्छा लोकेशन देखना है तो बांग्लादेश का यहीं पर एक और छोटा सा आइलैंड है कॉक्स बाजार के नाम का। वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है सेंट मार्टिन आइलैंड। कहने का मतलब है ये रहा बांग्लादेश, ये रहा म्यांमार, इनका ये रहा बाउंड्री कॉक्स बाजार। इससे जस्ट नीचे यहाँ पर ये सेंट मार्टिन आइलैंड आप कह सकते हैं यहीं पर है। समझ गए? ये अमेरिका मांग रहा था बट बांग्लादेश ने दिया नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई। ये हमारी रिपोर्ट बताती है, जिसकी वजह से आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी अगर हम देखें सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में, तो दोस्तों छोटा सा आइलैंड है, समुद्र से 3.6 मीटर ऊपर है, कभी भी समुद्र में समा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा उसके बाद ये घटना हो सकती है। बाकी एक सबसे रेलिवेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये बांग्लादेश का इकलौता कोरल आइलैंड है, इकलौता। यहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर ये कोरल रीफ्स प्रेजेंट है, जो समुद्र के अंदर रंग बिरंगी हमको दिखाई पड़ती हैं। प्लस यहीं पर यही वो रीजन है जो सी टर्टल्स जहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं। अब बात आती है सेंट मार्टिन आइलैंड के इतिहास के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में। ये जो आइलैंड है एक समय पर टेकनफ पेनिनसुला का हिस्सा हुआ करता था, आज से 5000 साल पहले। धीरे धीरे एक समय पर समुद्र का स्तर बढ़ा जिसमें यह सब कुछ समा गया था। लेकिन आज से 450 साल पहले दोस्तों होता यह है कि धीरे धीरे करके जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो वापस से ऊपर दिखना शुरू हुआ, और आज के समय पर जो ये आइलैंड है वो सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, और वो पिछले 100 सालों में ही थोड़ा सा उभर कर दिखता है। तो आइलैंड अभी के समय पर तो ठीक ठाक है, समुद्र से थोड़ा सा ऊपर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो एक समय पर डूब गया था, लेकिन अभी हमारे सामने है, हम इसको देख पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस आइलैंड पर सबसे पहले अरब मर्चेंट्स आए थे, जो सबसे पहले इस आइलैंड पर सेटल हुए, और इन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया 18वीं सेंचुरी में। और जितने भी मर्चेंट थे, जितने भी व्यापारी थे, इन्होंने स्टार्टिंग में इस आइलैंड का नाम जो है वो जजीरा रख दिया, मतलब एक आइलैंड या पेनिनसुला। बाद में इसका नाम चेंज करके नारिकेल जंजीरा यानी कोकोनट आइलैंड रखा गया। फिर आ गया ऐसी धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते आ गया सन 1900। फिर 1900 के समय पर जो ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि उस समय पर अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था भारत के अंदर में, उन्होंने इस आइलैंड को ही कब्जा लिया। फिर उसके बाद में कुछ मछुआरों ने इस मामले को सेटल किया, है ना। और यहाँ पे जो रेखाइन कम्युनिटी थी, जो कि बेसिकली म्यांमार में प्रेजेंट है आज के समय पर, रेखाइन कम्युनिटी भी यहाँ पर धीरे धीरे करके आने लगी। और अंग्रेज़ों के इस जब कब्जाया हुआ था पूरा ये आइलैंड, तो अंग्रेज़ों ने उस समय पर ये इस आइलैंड को नाम दिया सेंट मार्टिन आइलैंड। क्यों? क्योंकि इस आइलैंड को सौंपा गया था एक डेप्यूटी कमिश्नर को, जिनका नाम मार्टिन था। तो उन्हीं के नाम के बेसिस पे यहाँ पे सेंट मार्टिन आइलैंड्स नाम रख दिया गया। तो आज हम इसी आइलैंड की बात कर रहे हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है क्या मामला चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आज के रेलिवेंट करंट अफेयर्स बहुत ही सिंपल भाषा में आपने समझ लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कितने अच्छे से आपने चीज़ों को समझा है, या किस लेवल पर आपका कंसंट्रेशन था। एक एक करके मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उनका आंसर देना है, टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो जियो पारसी स्कीम है, इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑप्शन बोलता है कि जियो पारसी स्कीम का मेन पर्पज़ है जो पारसी कम्युनिटी है इनके कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना पारसी स्टूडेंट्स को। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो पारसी पॉपुलेशन है वो लगातार कम हो रही है, उसको रोकना इंडिया के अंदर में। चौथा स्टेटमेंट बोलता है एक नया पारसी सेटलमेंट्स बनाना भारत में। तो बताइए चारों में से कौन सा सही उत्तर है रिगार्डिंग जियो पारसी स्कीम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लेकर अगेन 2 स्टेटमेंट्स आपके पास में, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश के अंदर में हिमालयज में लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर में साल, मिक्स फॉरेस्ट वगैरह भी पाए जाते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न बात करता है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में।
इस स्कीम को लेकर फिर से दो स्टेटमेंट्स आपके पास में, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये आज के समय पर चल रही इंडियन रेलवे का मिशन है, जिसके तहत मेन पर्पज़ है हमारे रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करना पूरे भारत में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है नई नई फैसिलिटीज़ को लेकर आना और जो करंट समय पर फैसिलिटीज़ है उनको अपग्रेड करना। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस स्कीम को लेकर। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला प्रश्न बात करता है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के बारे में, गौरव बॉम्ब के बारे में, अभी हमने पढ़ा था। तो गौरव बॉम्ब को लेकर फिर से आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जिसमें एक कन्वेंशनल वॉरहेड है आगे तबाही करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो गौरव बॉम्ब है इसको डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न बात करता है सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में। सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर फिर से दो स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये इकलौता कोरल आइलैंड है जो कि बांग्लादेश को बिलोंग करता है। आपने क्या क्या पढ़ा है इसको लेकर ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। अब चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करते हैं। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में कि दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर C है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में लोकेटेड है, सिंपल सी बात है, अभी हमने मैप में देखा था। दूसरा, हाँ इकलौता कोरल आइलैंड है जहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं जो कि बांग्लादेश को बिलोंग करता है। फिर आपसे पूछा गया लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के बारे में, बताइए दो स्टेटमेंट्स है कौन सा सही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एयर टू सरफेस बॉम्ब है, जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसको इसरो ने नहीं DRDO ने बनाया है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। अगेन बताइए दो स्टेटमेंट्स है कौन सा सही है। पहला कि एक ऑनगोइंग इंडियन रेलवे मिशन है जहाँ पे हम रेलवे स्टेशंस को भारत में डेवलप करने की बात करते हैं, सही बात है। बेसिक फैसिलिटीज़ देने की बात करते हैं, ये भी सही बात है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में कि बताइए दो स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा सही है। पहला वाला तो बिल्कुल गलत है कि भाई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्या हिमाचल प्रदेश में, नहीं उत्तराखंड के अंदर में है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया सरासर गलत। दूसरा वाला सही है कि यहाँ पे साल और मिक्स फॉरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर B 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है जियो पारसी स्कीम के बारे में। तो जियो पारसी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपने बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C। पारसी जो पॉपुलेशन है भारत में है ना, वो लगातार कम हो रही है, तो उस डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को काउंटर करना, उसको रेगुलेट करने का यहाँ पर मेन पर्पज़ है जियो पारसी स्कीम का। आई होप आपको समझ में आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों क्या स्कोर आया है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बता सकते हैं। मज़ा आया या नहीं आया, थम्स अप कर सकते हैं। मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक के बटन को प्रेस करें, 2000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।